हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन और इंटीग्रेशन के ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव प्रसाद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर मैथ्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन के टाइप्स की बात करें तो इंटीग्रेशन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आइए इसके टाइप्स को लिखते हैं। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब यह पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इतना नोट कीजिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दोस्तों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिफाइन करने से पहले एक बार फिर हम लोग इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इंटीग्रेशन का प्रयोग जो है प्रारंभ में किसी भी चीज़ के छोटे छोटे भागों को जोड़ने में किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं gx का डेरिवेटिव fx है, तो fx का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? gx। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया है, उल्टा प्रक्रिया है। तो जब हम gx का डेरिवेटिव लेंगे, अगर gx का डेरिवेटिव fx आ रहा है तो fx का इंटीग्रल क्या आना चाहिए? gx। तो आइए इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. That is, if derivative of gx with respect to x is fx, then integral of fx with respect to x is gx. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया, उल्टा प्रक्रिया होता है। दैट इज, अर्थात इफ डेरिवेटिव ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x इज fx, यदि gx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में fx हो, देन इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x इज gx। तब fx का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा? gx। ठीक है, आइए इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे दर्शाएंगे। जैसे हमने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर gx का डेरिवेटिव अगर gx का
डेरिवेटिव एफ एक्स है। ओके, इफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स, तो एफ एक्स का जब आप इंटीग्रल लोगे, इम्प्लाइज जब आप एफ एक्स का इंटीग्रल लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलना चाहिए, जी एक्स। यदि जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो जब एफ एक्स का इंटीग्रल लोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, जी एक्स। साथ ही इसके साथ और एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। हम लोग सी द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्यों आता है इस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, जी एक्स, जस्ट रिवर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई पूछे क्या हम प्रत्येक फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो, क्या उसका इंटीग्रल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? अभी आप देख रहे हो जैसे जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या हो रहा है, जी एक्स। जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या आ रहा है, जी एक्स। तो आप उस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो। ये कह देना कि हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि आप उसी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हो जो किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। ठीक है, अब सवाल है, यहां आ रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सी एक जनरल कांस्टेंट टर्म है, इसके जगह आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हो, जैसे -2 +2 +100 -50 वगैरह वगैरह, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से एफ एक्स का जो इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है वो आपको इंडेफिनिट वैल्यू मिलेगा। क्यों? ये जी एक्स तो फिक्स रहेगा, बट सी का अलग अलग मान, सी के अलग अलग मान के वजह से ये जो वैल्यू है अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो इंडेफिनिट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो यही इंटीग्रेशन का जो है डेफिनेशन है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ा जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी एक्स। ये सी तो कंपलसरी है, ये मस्ट है, ये आएगा ही डेफिनेटली। ठीक है, अब सवाल है, ये जो एक्चुअली यहाँ जो जब हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगा ये इंडेफिनिट वैल्यू होगा, अनिश्चित मान। किसके वजह से? सी के वजह से, क्योंकि सी का आप यहाँ कोई भी कांस्टेंट, सी के जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हो। तो जब हम सी का अलग अलग मान लेंगे तो हमको ये यहाँ जो है इंटीग्रल वैल्यू अलग अलग मिलेगा। तो एक्चुअली इसी चीज़ को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो जब भी आप किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लोगे तो इंटीग्रल वैल्यू के साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी का यूज़ किया जाएगा। ओके, चलिए, तो अब सवाल है इसको पढ़ेंगे कैसे। इस पूरे को इस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स with respect to x is gx। अब कांस्टेंट टर्म बोलने की ज़रूरत है नहीं, या बोल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, gx प्लस सी, ये तो कंपलसरी है, ये तो आएगा ही। तो मेन जो हमें बोलना है वो हमने लिखाया। देखिए इसको किस तरह पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी एक्स। ओके, इस तरह पढ़ा जाएगा। अब सवाल है, ये चीज़ कोई हमसे अब ये कहेगा कि ये चीज़ यहाँ से कैसे आया, तो इसका भी प्रूफ है, रफ में आइए समझते हैं। जैसे जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो हम लोग इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, डी ऑफ जी एक्स। आप डी एक्स को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब
इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लो, तो ये बन जाएगा डी ऑफ जी एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अब आप बताओ, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रल साइन के बाद स्मॉल पार्ट रहे, जैसे जी एक्स के साथ डी है तो इसका मतलब हुआ ये जी एक्स का ही स्मॉल पार्ट है, और उसके साथ इंटीग्रल साइन है, तो इसका अर्थ हुआ कि जितने भी जी एक्स के स्मॉल पार्ट्स है सभी का समीशन लेना है, योग लेना है। तो अगर जी एक्स के सभी स्मॉल पार्ट्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी एक्स मिल जाएगा। और आपको हमने वहाँ बताया था कि इंटीग्रल के बाद अगर स्मॉल पार्ट रहे तो डी के साथ जो टर्म रहेगा वही उसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो देखो ये जो चीज़ आता है कुछ इस तरह, यहाँ से देख लो, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ओके इक्वल टू जी एक्स। और ये कांस्टेंट टर्म तो देना है, मस्ट देना है, ज़रूरी है, और ये कंपलसरी, अति आवश्यक है। ये क्यों आ रहा है हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, जी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो यहाँ कुछ टर्म्स आ रहे हैं अलग अलग, जैसे इसको हम लोग इंटीग्रल साइन कहेंगे, एफ एक्स को कहा जाएगा इंटीग्रैंड। ठीक है, तो इन टर्म्स को आइए डिफाइन करते हैं। ये जो साइन सिंबल देख रहे हो आप, ये इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। ओके, एफ एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली इंटीग्रल साइन ये दिया गया था लेबनिज के द्वारा, गिवन बाय लेबनिज। ये किसके द्वारा दिया गया था, लेबनिज के द्वारा इंटीग्रल साइन को। एफ एक्स को कहा जाएगा इंटीग्रैंड। ओके, एफ एक्स वो फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, जिसका हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है या क्या जाना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड कहेंगे। ये जो x दिख रहा है, x को कहा जाएगा, ये वेरिएबल है तो इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। चलिए, x था, साथ ही आया था, चलो एक बार और हम लोग लिख लेते हैं, क्या था, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जी एक्स प्लस सी। ये जो सिंबल है उसको हम लोग इंटीग्रल साइन कहेंगे, एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रैंड कहेंगे, ये जो वेरिएबल आया है उसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। अब डी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो dx को कहा जाएगा एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल ऑफ x, तो इसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल ऑफ x कहेंगे dx को। ओके, gx को कहा जाएगा fx का इंटीग्रल वैल्यू या fx का एंटी डेरिवेटिव या fx का प्रिमिटिव वैल्यू। तो gx को कहा जाएगा इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, जी एक्स को हम लोग या तो इंटीग्रल कहेंगे या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। और ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी को हम लोग क्या कहेंगे, सी को कहा जाएगा
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलिए तो इतना नोट कीजिए। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है ये क्यों आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करिए हम sin x का डेरिवेटिव लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। इस केस में अगर हम लोग cos x का इंटीग्रल लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल क्या मिलना चाहिए, sin x। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल क्या मिलेगा, sin x। चलिए अगर हम लोग sin x प्लस 10 का डेरिवेटिव ले तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। इस केस में अगर हम cos x का इंटीग्रल ले तो हमें क्या मिलेगा, तो sin x प्लस 10 का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रल कौन मिलना चाहिए, sin x प्लस 10। इस केस में sin x प्लस 10 आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग sin x माइनस 50 लेते हैं तो sin x माइनस 50 का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, 50 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस केस में अगर हम लोग cos x का इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, तो cos x का इंटीग्रल यहाँ sin x माइनस 50 होगा। तो अब देखिए cos x का इंटीग्रल वैल्यू अलग अलग आ रहा है, sin x वाले टर्म तो सेम है लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसी जैसे यहाँ sin x के साथ हम लोग प्लस 0 मान सकते हैं। ठीक है, sin x के साथ 0 कांस्टेंट है, यहाँ प्लस 10, यहाँ माइनस 50। तो यहाँ से अगर इस सिनेरियो को देखें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ 50 की जगह 100 लेते तो यहाँ क्या आ जाता, 100। अगर यहाँ 200 लेते तो यहाँ 200 आता। ठीक है, तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि cos x का जब हम लोग एक्चुअली ये जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो cos x का जब हम लोग इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो हमको अलग अलग जो है इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेंड होगा। ठीक है, ये जो sin x वाला टर्म है ये तो सेम है बट जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इसी लफड़ा से बचने के लिए हम अब ये जो कांस्टेंट टर्म अलग अलग है इसके बदले एक जनरल कांस्टेंट टर्म c का यूज़ करेंगे। अब c का मान आप अलग अलग रखते जाओ, आपको अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू मिलते जाएगा। तो इसी चीज़ को फाइनली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि अगर sin x प्लस यहाँ c लिख दे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और c का डेरिवेटिव 0। c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में अगर हम लोग cos x का इंटीग्रल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, sin x प्लस c। देखो अब c का अलग अलग कांस्टेंट मान आप रख सकते हो। जब आप अलग अलग कांस्टेंट मान रखोगे तो अलग अलग यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। जैसे c का मान अगर 0 रखे तो आपको ये मिल जाएगा, c का मान प्लस 10 रखे तो ये, c का मान माइनस 50 रखे तो ये। तो यहाँ c का अलग अलग मान रखने पर आपको यहाँ से cos x का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि cos x का यहाँ इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रहा है, एक्चुअली अलग अलग आ रहा है। किसके वजह से, c के वजह से। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी दिए गए फंक्शन का हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेंड होता है उसे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आखिर यहाँ हो रहा है प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें यहाँ से इंडेफिनिट
इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है। और वो किसके वजह से? सी के वजह से। हाँ, यहाँ जो मास्टर माइंड है कौन है? सी है। सी के वजह से ही हमको यहाँ से अलग अलग इंडेफिनिट इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है, अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा है। समझ आ रही बात? तो अब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो लिखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन is the process of finding indefinite integral of a given function. Indefinite integration is the process of finding indefinite integral of a given function. ठीक है, किसी दिए गए फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग को cos x का मिल रहा था, क्या मिल रहा था? इंडेफिनिट इंटीग्रल वैल्यू मिल रहा था। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये सिंबल जहाँ भी दिख जाए, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा? यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये सिंबल है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या हो रहा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा उसके साथ आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का उपयोग करना है। ठीक है, तो इतना लिखिए। चलिए, अभी हमने जो आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताया उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, अगर हम लोग cos x का इंटीग्रल लें तो क्या आएगा? cos x का इंटीग्रल वैल्यू। तो हम लोग जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस होती है। तो अगर cos x का हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालना है तो हमें पहले ये सोचना है कि cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, पहले ये पता लगाना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो जब sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रल क्या मिलना चाहिए? ऑब्वियसली sin x। तो sin x आएगा। इसके साथ आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना है, ये दिखाना है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम लोग ये लेते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा? तो अब आपको ये सोचना है कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग जान रहे हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का अगर हम लोग इंटीग्रल लेंगे तो क्या मिलना चाहिए? tan x, और इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। चलिए, अगर हम लोग e टू दी पावर x लेंगे इसका, तो अब आपको ये सोचना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। तो हम लोग जानते हैं कि e टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e टू दी पावर x होता है। तो इसका मतलब e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x ही होगा प्लस c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के आधार पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाया। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब हम लोग
ये जानेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो चलिए पॉइंट लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल का अर्थ होता है ज्यामितीय, मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानना है। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जगह हम लोग ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, ज्यामितीय महत्व, ठीक है, या इसके जगह ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले जैसे हम लोग जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ठीक है। तो अगर इस केस में हम लोग 2x का इंटीग्रल लेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रल ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज एक्स स्क्वायर, और साथ ही एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रल जो है, 2x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब c क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c के जगह हम लोग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर हम इस पूरे को y कह दें, ठीक है, इस पूरे को y, तो ये बन जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बताइए, ये जो इक्वेशन है ये तो पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ से जब c का आप अलग अलग मान रखोगे तो आपको यहाँ से अलग अलग क्या मिलेगा, पैराबोलाज मिलेंगे। तो इसका मतलब ये एक्चुअली फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, क्योंकि आपको c का अलग अलग मान रखने से यहाँ अलग अलग पैराबोलाज मिलेंगे। तो यहाँ से तो एक बात साबित हो जाता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअली आपको फैमिली ऑफ कर्व्स देते हैं। क्या देते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं। चलिए इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इसके अगर ग्राफ की हम लोग बात करें, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। थोड़ा सा रफ वर्क करना है यहाँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वेशन, अगर c का मान हम लोग 0 ले लें, तो जब c का मान 0 रखेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। और पैराबोला जो है ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन को टच करते हुए गुजरेगा। अब सवाल है पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के। तो इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है, एक्स और वाई में देखो किस पर पावर 1 है। हम देख पा रहे हैं यहाँ वाई पर पावर 1 है और एक्स पर पावर 2 है। तो यहाँ से जो पैराबोला हमें मिलेगा वो तो ओरिजिन को टच करते हुए गुजरेगा, लेकिन वह किस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। यानी पैराबोला कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये हो जाएगा पैराबोला। ओरिजिन को टच करेगा कुछ इस तरह।
ओके, जब हम लोग c का मान 1 लेंगे, यहाँ 1 रखो, तो ये बन जाएगा x²+1। देखिए पैराबोला तो वही रहेगा, लेकिन अब जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से, क्योंकि x² में 1 जुट रहा है। ठीक है, जब x² में 1 जुट रहा है तो पैराबोला का ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, वहीं अगर c का मान हम लोग -1 रखेंगे, तो c का मान जब -1 रखोगे तो ये बन जाएगा y = x² - 1। तो अब क्या हो रहा है, x² में 1 घट रहा है, तो ये जो आपका पैराबोला है वो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, अब अगर हम लोग c का मान 2 रख दे, तो जब c का मान 2 रखोगे तो y = x² + 2, यानी ये जो ग्राफ, ये जो पैराबोला था जो ओरिजिन को टच करते हुए गुजर रहा था, अब वो 2 यूनिट शिफ्ट होगा। 1 यूनिट शिफ्ट होने पर यहाँ आता है, फिर 1 यूनिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा वो पैराबोला का ग्राफ। तो अब बताइए, इसी तरह c का जब अलग अलग मान लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेंगे, अलग अलग पैराबोलाज मिलेंगे। तो एक्चुअली ये आपका क्या है, ये फैमिली ऑफ पैराबोला को शो कर रहा है। ये आपका जो है, ये आपका शो कर रहा है किसको, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ओके, अब अगर ग्राफ की हम लोग बात करें तो ये ग्राफ था y = किसका, x² - 1 का, ये था y = x², ये था y = x² + 1, और ये था y = x² + 2 का ग्राफ। ठीक है, तो यहां से एक बात स्पष्ट होता है, हमने यहाँ एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला, फैमिली ऑफ पैराबोलास। ठीक है, तो हम जब अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलना चाहिए, अलग अलग कर्व्स का फैमिली मिलना चाहिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर अगर हम लोग fx का इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, जो मान लेते हैं gx आता है, fx का इंटीग्रल gx + c आता है, तो यहाँ से आपको ये क्या देगा, ये देगा फैमिली ऑफ कर्व्स। ये क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, एक्चुअली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है या इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। हमने, ठीक है, हमने यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसके लिए हमने एक पार्टिकुलर एग्जांपल लिया, ठीक है, जैसे x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, x² + c। अगर हम इसको y कह देंगे तो ये बन जाएगा y = x² + c। जब, और हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एक्चुअली पैराबोला का इक्वेशन है, तो जब हम c का अलग अलग मान रखेंगे तो हमें अलग अलग पैराबोलाज मिलेंगे। तो यहाँ से एक बात साबित होता है कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। तो अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, मान लेते gx आ जाता है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अब यहाँ तो नहीं ना कहेंगे फैमिली ऑफ पैराबोलाज, फैमिली ऑफ पैराबोलाज इसी एग्जाम्पल के लिए, इसी फंक्शन के लिए 2x के लिए है। तो हम जब 2x की जगह अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो वहाँ से 2x की जगह जब अलग अलग फंक्शन लेंगे तो वहाँ से उसका जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, तो उस इंटीग्रल वैल्यू से हमें क्या मिलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, यानी अलग अलग कर्व्स के फैमिली मिलेंगे। तो इतना लिखिए।
तो यहाँ से जो पॉइंट बनता है वो ये है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल गिव्स फैमिली ऑफ कर्व्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें क्या देता है? फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। तो बस आज का क्लास यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे की चीज़ों का स्टडी करेंगे।